अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सब स्टूडेंट्स के लिए हु आर टारगेटिंग एमडी कैट 2025। आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरह से आपको ये डिले का जो टाइम आ गया है इसको यूटिलाइज करना है और अपनी रिवीजन को बूस्ट करना है। आई विल गो थ्रू अ सब्जेक्ट वाइज अप्रोच, बट पहले आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि एमडी कैट को क्रैक करने के अंदर जो सबसे ज़्यादा चीज़ स्टैंड आउट करती है दैट इज़ योर रिवीजन। आपकी रिवीजन जितनी अच्छी होगी ना, बिलीव मी, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा होगा एंड आप उतनी ही जल्दी एमसीक्यूज़ को सॉल्व करोगे, क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। सो आई विल गो थ्रू सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। स्टार्ट करता हूँ बायोलॉजी से। देखो, बायोलॉजी के अंदर मैंने बहुत सारी वीडियोस के अंदर बताया कि दो तरह की चीज़ें होंगी। एक तो आ जाएगी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और दूसरी आ जाएगी कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन। जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको देख के आइडिया हो जाता है कि यार ये रट्टा लगाने वाली बात है, और जो कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल या फिर इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम या फिर इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट। ठीक है, अगर बायोएनर्जेटिक्स में देखें तो फ्लो चार्ट बने हुए हैं, टेबल्स बने हुए हैं। अगर आप इसी तरह चैप्टर नंबर 4 सेल वाले में चले जाएं तो आपको एक डायग्राम मिलती है सेल मेम्ब्रेन की, जिसके अंदर से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? देखो, बहुत ही मज़ेदार टेक्निक है और ये टेक्निक आप लगाओगे तो इंशाल्लाह आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपने क्या करना है, एक बारी तो आई एम गेसिंग कि आप सबने सिलेबस पढ़ा ही है। ठीक है, आपने अपनी अकेडमीज के अंदर सिलेबस कंप्लीट किया होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यानी आपको वो टॉपिक का पता है, उस टॉपिक के अंदर लिखा क्या हुआ है, आप फेमिलियर हो उस टॉपिक के साथ, उस वर्डिंग के साथ। अब आपने क्या करना है, आपने उठाना है बुक को, फर्स्ट ईयर की बुक से स्टार्ट करना है। रोजाना 2 से 3 चैप्टर्स को अच्छे से फुल फोकस के साथ रीड करना है। और रीड के अंदर एक चीज़ ऐड करनी है, दैट इज़ जो आपको लगे कि रट्टा लगाने वाली चीज़ है ना, उसको आपने अंडरलाइन करते जाना और वो कोई चीज़ आपने बीच में छोड़नी नहीं है। इतने फोकस के साथ आपने उन 3 चैप्टर्स को करना है कि उसके अंदर से अगर मैं आपकी वो बुक उठाऊं और मैं कहूं कि यहाँ से आपने कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिस तो नहीं की, तो आपने कॉन्फिडेंट होकर कहना है कि भाई इसमें सारी जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, रट्टा लगाने वाली बातें थी, वो सारी मैंने हाईलाइट की हुई हैं। ठीक हो गया। अब हुआ क्या, आपने वो 3 चैप्टर किए, आपने उनको रीड किया बहुत अच्छे से, बन गई आपकी मसल मेमोरी। दूसरी चीज़, आपने उसकी चीज़ों को हाईलाइट किया, दूसरी रिवीजन में आपको हेल्प होगी। दूसरी रिवीजन आपकी और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, क्योंकि अब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा उन बातों को, आपने वो पहले से हाईलाइट की हुई है। अब आपके लिए और इजी होता जाएगा। तो जहाँ पर आपकी पहली रिवीजन के अंदर आपको 8 दिन लग रहे हैं, तो दूसरी रिवीजन के अंदर आपको 4 दिन लगेंगे, क्योंकि आपकी वो स्पीड बढ़ रही है। ठीक हो गया। और फिर आपको पता चल रहा है कि इस चैप्टर में आगे ये वाली बात लिखी है, तो आप वो चीज़ें इंटरलिंक कर पाओगे। मिसाल के तौर पे, अगर चैप्टर नंबर 2 के अंदर किसी एक टॉपिक के बारे में कुछ बात लिखी हुई है, तो आपको पता है कि इस टॉपिक के बारे में आगे काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है, तो आपको वहाँ से पहले ही कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो आपके लिए उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा, आपको कॉन्टेक्सचुअल स्टडी आ जाएगी। ठीक हो गया। दिस इज़ द परफेक्ट वे। इसके अलावा कोई ऐसा बायोलॉजी का कोई छू मंत्र नहीं जो मैं आपको बता दूं, वो आप जो है ना पढ़ लो और आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी हो जाए। ठीक है, दोबारा सुन लो। बायोलॉजी के लिए क्या करना है, बुक उठाओ, 3 चैप्टर आपने करने हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, 3 चैप्टर के अंदर आपने क्या करना है, फुल फोकस के साथ, जितने फोकस के साथ आप कर सकते हो, आपने उस पूरे चैप्टर को रीड करना है। और रीड के अंदर आपने कोई भी ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं छोड़नी जिसको आपने रट्टा लगाना है। वो कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे ना, उसको हाईलाइट कर लेना या अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज कि जब आपकी ए वाली रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूरी हाईलाइट कर ली है, सेकेंड रिवीजन आ जाएगी जिसके अंदर आपने देखना है वो डायग्राम्स को। अभी आपने पहली बारी में डायग्राम्स को नहीं देखा था, आपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखी थी, आपने 70% अपने मार्क्स सिक्योर किए। अब दूसरी रिवीजन में आप क्या कर रहे हो, वो जो ट्रिकी एमसीक्यूज आ सकते हैं, वो ऐसे एमसीक्यूज जो टॉप के 10% स्टूडेंट्स को ही आता होगा, उसके लिए आपने क्या करना है, वो जो डायग्राम लिखी हुई है, वो जो टेबल बना हुआ है, वो जो साइड पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वो चीज़ें जो कि कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन में आती हैं, आपने उनके ऊपर टाइम देना है। उनके ऊपर टाइम देना किस तरह से, उसको किस तरह से रेडी करना है। मिसाल के तौर पे सेल मेम्ब्रेन वाला जो पूरा वो डायग्राम बना हुआ है, पहले आप उसको डायग्राम को बैठ के खुद समझो। उस डायग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लिपिड बाइलेयर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ पे लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें आप उसके अंदर, कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। आपने उसकी पिक लेनी है और उसको डाल देना है चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पर डाल के आपने उसको कमांड देनी है कि गिव मी 20 मोस्ट डिफिकल्ट एमसीक्यूज फ्रॉम दिस डायग्राम। सो इससे आपकी क्या होगी, आपकी उस
चीज़ का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और आपने एट द मोमेंट उसी की प्रैक्टिस भी कर ली। अब आपके कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज भी क्लियर होते जा रहे हैं। तो दूसरी रिवीजन के अंदर आपको टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि आपने जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी वो तो आपने कर ही ली, उस पर तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो डायग्राम्स हैं वो ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर के अंदर 40 डायग्राम है, थोड़ी सी डायग्राम्स है जो कि हाई यील्ड होती हैं, वो आपको आइडिया होगा। तो आपने उन डायग्राम्स के ऊपर फिर फोकस करना है, ठीक है। इस तरह आपकी 2 रिविजन हो रही हैं। तीसरी रिवीजन के अंदर आप दोनों का मिक्सचर कर सकते हो, क्योंकि अब आपको कॉन्फिडेंस है, आपको दोनों तरह की इंफॉर्मेशन है, दोनों तरह के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। अब आप अपने हिसाब से उस रिवीजन को अपनी पेस के हिसाब से लेके जा सकते हो, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टेक्निक इफ यू वांट टू एस रिवीजन इन बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी के अंदर ऐसा मैं नहीं कहता कि आप प्रैक्टिस ना करो या प्रैक्टिस करो, बट मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि प्रैक्टिस के अंदर जो है ना 200 300 एमसीक्यूज करो, बिकॉज बायोलॉजी के अंदर प्रैक्टिस इतनी मैटर नहीं करती, ठीक है। जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट आप ले सकते हो, जैसे जेनेटिक्स वाला चैप्टर है वो थोड़ा ट्रिकी चैप्टर है, उसके लिए आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। हर चैप्टर के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना भी जरूरी नहीं है, आपको टाइम बचाना। बात क्लियर होगी? ओके ना। फिजिक्स के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज योर शॉर्ट लिस्टिंग। मैंने 2025 के अंदर जो पहली वीडियो बनाई थी फिजिक्स के अंदर, आई टोल्ड यू कि शॉर्ट लिस्टिंग जो बच्चा कर लेगा ना, ही इज गोइंग टू एस एमडीकैट, क्योंकि उसके लिए एंड पे बहुत ईजी होने वाला है। अब क्योंकि अगर आपने शॉर्ट लिस्टिंग की हुई है तो आपके लिए क्या होगा, आपने उस शॉर्ट लिस्टिंग को 2-3 पेजों के अंदर किया हुआ, आपने एक चैप्टर मिसाल के तौर पे तैयार करना है, आप वो शॉर्ट लिस्टिंग आपको तकरीबन 30 मिनट लगेंगे, आप वो अच्छे से पूरी शॉर्ट लिस्टिंग देख सकते हो। अब आपने क्या करना है, सीधा उनके एमसीक्यूज के ऊपर जाना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं और आपका वो चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आपके उस चैप्टर के रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट्स उसी शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर क्लियर हो जाएंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने वो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं की हुई, तो डोंट वरी, भाई हाजिर है, भाई ने नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया शॉर्ट लिस्टिंग, जाके उस शॉर्ट लिस्टिंग को अभी जाके हार्ड कॉपी कराओ, अपने पास रखो और उसके थ्रू अपनी रिवीजन को डबल डाउन करो। क्योंकि अगर आप बुक लेके बैठ जाओगे तो बुक फिजिक्स के अंदर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती है, बुक का कोई काम नहीं होता। शॉर्ट लिस्टिंग में बेसिकली क्या होता है, उस चैप्टर के रिगार्डिंग जो पिन पॉइंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं और उनसे जितने भी आगे सब फार्मूलाज निकल रहे होते हैं वो सब कुछ लिखे होते हैं। तो इट्स बेटर टू हैव अ शॉर्ट लिस्टिंग रादर देन कीपिंग दैट वो मोटा सा रजिस्टर जिसके अंदर आप 4 महीने से किताबें लिख रहे हो। उससे बेटर है कि आप शॉर्ट लिस्टिंग के ऊपर आओ, कम टाइम के अंदर हमें ज़्यादा रिविजन्स करने को मिलेंगी। तो एक चैप्टर को आप कम टाइम के अंदर देख भी पा रहे हो और फिर उसकी आप प्रैक्टिस भी कर पा रहे हो, तो आई थिंक दैट वुड मेक अ ग्रेट कॉम्बो फॉर योर फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स के अंदर एटलीस्ट एक चैप्टर के आप अब यहाँ से तकरीबन 80 to 100 एमसीक्यूज एटलीस्ट करो प्रैक्टिस, डिपेंड करता है आप जिस मर्जी प्रैक्टिस बुक को चूज़ करो। अब बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द केमिस्ट्री। देखो भाई, केमिस्ट्री के अंदर तो आई विल बी वेरी वेरी क्लियर, 3 पार्ट्स मैंने बताए थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। पॉइंट ये आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मुझे पता नहीं कितने मैसेजेस आ चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो रही, क्या मसला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही बच्चा अच्छे से कर पाएगा जिसने हर रिएक्शन को हाथ से लिखा है, क्योंकि उस बच्चे के माइंड में एक अच्छा मैप बन चुका है। वो बच्चे को पता है कि चैप्टर नंबर 8 के अंदर एल्केन का ये रिएक्शन लिखा है तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर एल्केन के उस रिएक्शन से ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अभी तक फंबल कर रहे हो, बिलीव मी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। आप रोज़ाना कोशिश करो एटलीस्ट 2 से 3 चैप्टर, 2 चैप्टर तो कर लो, 2 चैप्टर की उसकी आप वो करते जाओ, साथ साथ उसके हाथ से लिखते जाओ। अगर आप हाथ से लिख लोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे नहीं लगता आपका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2 तरह के एमसीक्यूज आएंगे। वन इज़ कि आपसे कैटलिस्ट के बारे में पूछेगा, उसका टेम्परेचर पूछ लेगा। द अदर थिंग इज़ योर कन्वर्जन और रिएक्शन की टाइप, जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, इस तरह से रेडिकल रिएक्शन हो गए। तो इस तरह के आपसे टाइप पूछेगा या फिर आपसे पूछ लेगा कि ये मिसाल के तौर पे एथीन दिया हुआ है तो इससे मुझे ये वाला एसिड बना के दो, एल्कोहल दिया है तो उससे वो वाला एसिड बना के दो। वो चीज़ें आप तब कर पाओगे जब आपने हाथ से पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छापी होगी ना अपने रजिस्टर्स के ऊपर, तब आपको मज़ा आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने में। टाइम लगता है, लगा दो, महीना है आपके पास, बहुत टाइम है आराम से। अगर आप रोज़ाना का थोड़ा सा टाइम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को निकाल के दे दो तो आई थिंक ये आपको पूरे नंबर देगी, क्योंकि इसके अंदर कोई किसी तरह का जो है ऐसा एमसीक्यूज नहीं आता कि अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी पढ़ी है तो भी आपसे वो सॉल्व ना हो। बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ले दे के 3 चैप्टर हैं, एस एंड पी ब्लॉक एंड साथ में ट्रांजिशन एलिमेंट। मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वीडियो के अंदर बताया था कि पीरियोडिक टेबल जिस बच्चे ने अच्छे से किया है ना, और जिस बच्चे को एक्सेप्शंस और ट्रेंड्स का अच्छा आइडिया है, ही वोंट फेल इनऑर्गेनिक में उसका 1 मार्क्स भी नहीं कम होगा, ठीक है। आपको भी ये सजेशन है
अभी बैठो, अगर पीरियोडिक टेबल नहीं आता, इस वीडियो के बाद जाके पीरियोडिक टेबल को याद करो। देयर आर टन्स ऑफ वीडियोस आपको मिल जाएंगी जिससे आप आराम से पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हो। टाइम लगा दो, मेन मतलब ऊपर के 3-4 जो पीरियड हैं वो कर लो, ठीक है, नीचे वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि पीरियोडिक टेबल अच्छे से तैयार कर लो, उस पीरियड की ट्रेंड्स और ग्रुप के ट्रेंड्स को अच्छे से देख लो, और उसके अंदर जहां पर एक्सेप्शन आ रही है वो देख लो, और इनके ऑर्डर्स को याद कर लो। कहीं रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर आ जाता है, वो जो बुक के अंदर मेंशन है उनको अच्छे से रट लो, ठीक है। सेम गोज होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मेरे ख्याल में आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी मसला नहीं होना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ नॉट अबाउट रिविजन्स, इट्स अबाउट द टेक्निक, आप किस तरह से उसे कर रहे हो। पूरी बुक उसमें रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल अच्छे से आता है, ट्रेंड्स का अच्छा आइडिया है, साथ में एक्सेप्शंस का आपको पता है, तो मेरे ख्याल में इनऑर्गेनिक यही इसी में खत्म हो जाती है। बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पहले तो मैं ये क्लियर करता जाऊँ कि फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करना तब आपके लिए पॉसिबल है जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, जब आपने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो मेरे ख्याल से आपके लिए रिवीजन करने का कोई फ़ायदा नहीं, रिवीजन्स आपको और दूर लेके जाएंगी। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर नंबर 1 मिसाल के तौर पे बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम करता है, उसका मैं नीचे लिंक दे दूंगा जिससे आपका चैप्टर 1 क्लियर हो जाए। ऑल्दो वहाँ से एमसीक्यूज नहीं आते, बट अपार्ट फ्रॉम दैट चैप्टर गैसेज वाले चैप्टर से लेके यानी चैप्टर 3 से लेके चैप्टर 11 तक रिएक्शन काइनेटिक्स, सारे चैप्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये एप्लीकेशन यानी फिजिकल केमिस्ट्री एप्लीकेशन बेस्ड केमिस्ट्री होती है। जिस बच्चे ने इन सब चैप्टर्स के 100 एमसीक्यूज एटलीस्ट यहाँ से सॉल्व कर लिए तो ही विल बी टेकिंग द गेम अवे। मैं आपसे झूठ के बोलूँगा, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के अंदर रिवीजन का कोई चांस ही नहीं है। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। हर चैप्टर के अंदर आप गैसेस वाला चैप्टर उठा लो, वहाँ पे सारे लॉज एक्सप्लेन किए हुए हैं। लॉज को एमसीक्यूज के अंदर आप किस तरह से सॉल्व करोगे जब उसकी एप्लीकेशन आपको आएगी, और एप्लीकेशन आप तभी अच्छे से पुट कर पाओगे जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, आपको आइडिया होगा कि इस तरह का एमसीक्यूज आएगा। तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। आप एटलीस्ट 100 एमसीक्यूज तो करो एक चैप्टर के। अब वो आप किस तरह से मैनेज करते हो दैट इज़ अपॉन यू, बट मेरा एक फ़र्ज़ है कि आपको बताना कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बट अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी की हुई है, आपकी एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी अच्छी है, सो यू शुड गो फॉर द रिवीजन। फिर आप एक चैप्टर को 2-2, 3-3 चैप्टर को एक दिन के अंदर खड़काते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। मूविंग ऑन टू इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। नाउ ये दो ऐसे हैं जो कि माइनर सब्जेक्ट हैं, तो आई वॉन्ट बी स्ट्रेसिंग मोर अबाउट दैट, क्योंकि इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट सेंस, ठीक है। बट स्टिल मैं इसके लिए कोशिश करूँगा कि एक अलहदा वीडियो बना के ना आपको ये भी क्लियर कर दूँ, क्योंकि इन दोनों के लिए आपको अलहदा से वीडियोस मुझे नीचे डालनी पड़ेंगी डिस्क्रिप्शन में, और इनके अलहदा नोट्स भी डालने पड़ेंगे, जिससे आई गेस आपका मोर देन इनफ है कि आपका आराम से इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी क्लियर हो जाए। बट मेरा फोकस होने वाला था बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और मैं अगर आपकी जगह होता तो आई वुड हैव गॉन थ्रू दीज थिंग्स रादर देन गोइंग थ्रू एनी अदर थिंग, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो डू मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। नीचे कमेंट डाल दो क्या चाहिए अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।